नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, आज हम जो चर्चा का विषय चुन रहे हैं वह है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, उसके परिणाम और महत्व। मित्रों, आजकल परीक्षाओं का सीजन चल रहा है, इसलिए बहुत सारे छात्रों की ये मांग है कि परीक्षा के लिए उपयोग में आने वाले टॉपिक्स के ऊपर कुछ चर्चा की जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और उसका परिणाम और उसका महत्व। मित्रों, स्वतंत्रता संग्राम क्यों होता है? स्वतंत्रता संग्राम इसलिए होता है जब कोई देश दूसरे किसी देश का उपनिवेश बन जाता है या साम्राज्यवाद का शिकार हो जाता है, तो उस देश के नागरिक धीरे धीरे यह महसूस करते हैं कि उनका शोषण हो रहा है और उस शोषण से मुक्ति पाने के लिए वो स्वतंत्रता संग्राम लड़ते हैं। आप कह सकते हैं कि एक आंदोलन छेड़ते हैं और अंत में उनको उस आंदोलन में सफलता भी मिलती है। ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्रामों के बारे में इतिहास में हम पढ़ चुके हैं। हम अपने देश की भी बात करें तो हमें भी एक लंबा स्वतंत्रता संघर्ष करना पड़ा था अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए। इसी तरह से अमेरिकी नागरिकों को भी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। मित्रों, किसी इतिहासकार ने टिप्पणी की है कि जब शोषण असहनीय हो जाता है तो इतिहास छलांग लगाता है। यह बात निश्चित रूप से सही है और इस बात को अमेरिका के नागरिकों ने 4 जुलाई 1776 ईस्वी को साबित कर दिया, जब उन्होंने ब्रिटिश आधिपत्य का चोला उतार फेंका और स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। मित्रों, अमेरिकी क्रांति के बहुत सारे कारण थे। यहाँ हम थोड़े बहुत जो मूलभूत कारण हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। अमेरिकी क्रांति का जो मूलभूत कारण था वह था ब्रिटेन और अमेरिका के विभिन्न आर्थिक एवं राजनीतिक हितों का टकराव। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, इसे आप ध्यान में रखें कि अमेरिकी क्रांति का मूलभूत कारण ब्रिटेन एवं अमेरिका के विभिन्न आर्थिक एवं राजनीतिक हितों का टकराव था। वास्तव में 1688 ईस्वी की शानदार गौरवपूर्ण क्रांति के उपरांत, गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, तो गौरवपूर्ण क्रांति के उपरांत ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया और उन्होंने एक ऐसी नीति अपनाई जिसे कहा जाता है पॉलिसी ऑफ सैल्यूटरी नेग्लेक्ट। यानी कि एक तरह से जो है उन्होंने उपेक्षा की नीति अपनाई अपने उपनिवेशों के प्रति। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 18वीं शताब्दी की एक प्रमुख घटना थी और अगर गंभीरता से इसके बारे में विचार किया जाए तो हम पाते हैं कि इसके लिए जॉर्ज तृतीय, लॉर्ड नॉर्थ तथा ग्रेनवाइल मुख्य रूप से उत्तरदायी थे, जिम्मेदार थे। इन लोगों ने महान मूर्खता और अदूरदर्शिता का परिचय दिया और उपनिवेशों की समस्या को न समझकर इंग्लैंड के लिए महान अनर्थ कर दिया। यद्यपि इस क्रांति का कारण, हम कह सकते हैं तात्कालिक कारण, उपनिवेशों के निवासियों पर कुछ कर लगाना था, किंतु इसके मूल कारण कुछ और ही थे। करों को लगाने से वहाँ के लोगों को विद्रोह करने का
अवसर मिल गया था, यानी उनको एक ऐसा रास्ता मिल गया जिस पर चल करके उन्होंने जिसके सहारे उन्होंने विद्रोह करके क्रांति के द्वारा अपनी स्वतंत्रता अर्जित की। मित्रों, 1763 ईस्वी में जब ब्रिटेन का तथाकथित देशभक्त राजा जॉर्ज तृतीय गद्दी पर आया तो उसने अमेरिकी उपनिवेशों पर अपना शिकंजा और अधिक कसने का विचार किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ग्रेनवाइल के नेतृत्व में पुराने पास किए गए जितने भी अधिनियम थे सबको कड़ाई से लागू करने की आज्ञा जारी कर दी तथा अनेक नए अधिनियम भी पास कर दिए गए। और इन अधिनियमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम जो था वो था 1765 ईस्वी का स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट के द्वारा प्रत्येक वैधानिक कागजात, समाचार पत्रों और पैम्फलेटों इत्यादि पर टैक्स लगा दिया गया। इस बात से जो उपनिवेश के निवासी थे उनमें असंतोष व्याप्त हो गया, उनमें रोष व्याप्त हो गया और वो बहुत क्रुद्ध हो गए। इसके पहले के यानी स्टाम्प एक्ट के पहले के जितने अधिनियम थे वे अधिनियम केवल वाणिज्य से संबंधित होते थे और वाणिज्य से संबंधित समुदाय को ही प्रभावित करते थे। लेकिन इस अधिनियम ने प्रायः अमेरिका की संपूर्ण जनता को प्रभावित कर दिया और यही कारण था कि अमेरिका की जनता के मध्य रोष फैल गया। मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। वास्तव में इन्हें आप कह सकते हैं कि क्रांति को लाने में इन बिंदुओं की, इन कारणों की आप कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और इन बिंदुओं को, इन कारणों को न समझ पाने की ब्रिटिश अधिकारियों ने बहुत भयंकर भूल की। पहली बात तो यह थी कि प्रथमतः हम कह सकते हैं कि जो लोग इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में बस गए थे वे अब अंग्रेज नहीं बल्कि अमेरिकन बन चुके थे। यह बात ब्रिटिश अधिकारियों के समझ में नहीं आई। अब जैसे एक इतिहासकार हैं चार्ल्स एम एंड्रयूज, तो चार्ल्स एम एंड्रयूज ने लिखा है कि नई भूमि ने नए विचारों, नई इच्छाओं तथा नए नजरियों को प्रतिपादित कर दिया था और उपनिवेशवासी अपने तरीके से अपना जीवन जीने की मांग कर रहे थे। तो मित्रों, हम देखते हैं कि इसमें यह स्वाभाविक ही है कि जब व्यक्ति नए स्थान पर जाता है, उसकी कई पीढ़ियां नए स्थान पर रह लेती हैं तो फिर वो वहीं का हो जाता है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसका स्वभाव बदल जाता है, उसका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का वो बदल जाता है। वो अपने एक तरह से अमेरिका उनके लिए, जो लोग वहाँ के निवासी थे, अमेरिका उनके लिए एक देश बन गया था और वो अपने ढंग से जीवन जीना चाहते थे और इसकी मांग लगातार वो इंग्लैंड से कर रहे थे। तो उपनिवेशों के निवासी इंग्लैंड के लोगों से अधिक उत्साही थे, उनसे अधिक स्वतंत्रता प्रेमी थे, उनसे अधिक प्रगतिशील थे और वे रूढ़िवादी इंग्लैंड से मुक्त होने की कामना कर रहे थे। उनकी नज़र में इंग्लैंड जो था वो एक रूढ़िवादी देश था और वो उससे मुक्त होना चाहते थे, उससे स्वतंत्र होना चाहते थे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों कि लगभग 70 वर्षों तक एक बहुत अच्छी नीति अपनाकर, एक सदैव नीति अपनाकर, एक सदैव नीति का पालन कर अचानक से इंग्लैंड ने कठोरता की नीति अपना ली, जो कि परेशानी पैदा करने वाली बात थी। अभी तक जो थे वो अमेरिका के जो निवासी थे वो इंग्लैंड की सरल नीति से परिचित थे, सदैव नीति से परिचित थे, लेकिन कठोर नीतियों से परिचित नहीं थे। तो
जब इंग्लैंड ने पार्लियामेंट में एक्ट पास करके विभिन्न नियमों को लागू करके कड़ाई से एक कठोर नीति अपना ली, तो इसका बुरा प्रभाव पड़ा उपनिवेशवासियों पे और वो परेशान हो गए, उनमें रोष उत्पन्न हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि भारतीय एवं फ्रांसीसी युद्धों के उपरांत अमेरिकावासी युद्ध के बाद होने वाले दबाव की जो चुभन होती थी उसे महसूस कर रहे थे। इस संकट की घड़ी में अंग्रेजों द्वारा उठाए गए कदम अमेरिका वासियों की कठिनाई को बढ़ा रहे थे और इससे उनके अंदर धीरे धीरे असंतोष और बढ़ रहा था। अमेरिका वासियों के बढ़ते असंतोष ने एक तरह से अमेरिका में संवैधानिक गतिरोध का रूप ले लिया था। अमेरिकी विद्रोहियों ने नारा लगाया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जब तक उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक वो किसी प्रकार का कर अदा नहीं करेंगे। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि जब उनकी ओर से ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका कोई प्रतिनिधि ही नहीं है तो अमेरिका के भीतरी भागों पर अंग्रेजी सरकार द्वारा टैक्स लगाने का अधिकार सर्वथा अनुचित है और असंवैधानिक है। मित्रों, कुछ और भी घटनाएं हुई और जिनका प्रभाव अमेरिका की क्रांति के कारणों पर पड़ा। फ्रांस के साथ हुए युद्ध ने एक तरफ तो ब्रिटेन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को बढ़ाया और दूसरी तरफ अमेरिकियों पर विपरीत प्रभाव छोड़ा। अब अमेरिका के लोगों को अपनी सैनिक क्षमता पर भरोसा हो गया और वे अपनी सुरक्षा के लिए अब ब्रिटिशों के ऊपर निर्भर नहीं थे। इसलिए अमेरिका वासियों ने ब्रिटिश सरकार की ज्यादतियों के विरुद्ध अपनी शिकायतें अब अधिक ऊंची आवाज में दोहरानी प्रारंभ कर दी, अपनी आवाज़ बुलंद करनी प्रारंभ कर दी। अब उनको शिकायत करने में, ऊंची आवाज़ में शिकायत करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं था, क्योंकि उनको अपनी क्षमता का, उनको अपनी ताकत का एहसास हो चुका था। अपनी सुरक्षा के लिए वो ब्रिटिशों पर निर्भर नहीं थे। कुछ बौद्धिक लोगों ने भी प्रभाव डाला, जैसे कि हम हर क्रांति में देखते हैं कि एक बौद्धिक पृष्ठभूमि होती है क्रांति की, जो कि क्रांति को प्रभावित करती है। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं था। अमेरिकी देशभक्तों को जॉन लॉक के सिद्धांतों से एक बौद्धिक और नैतिक समर्थन मिला। जॉन लॉक ने घोषित किया था कि लोगों पर उनकी सहमति के बिना कर लगाना संपत्ति के अधिकार की अवहेलना है, जो कि मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है। इसके अलावा लेसेस फेयर के सिद्धांत ने भी अपरोक्ष रूप से अमेरिका वासियों को प्रभावित किया। लेसेस फेयर के सिद्धांत ने यह प्रस्तुत किया कि वाणिज्य पर सरकारी नियंत्रण कम से कम होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो है अब सारे तत्व मौजूद थे और वहाँ के जो निवासी थे वो येन केन प्रकार इंग्लैंड से स्वतंत्र होना चाहते थे। जब लॉर्ड नॉर्थ ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली 1773 ईस्वी में, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने 1773 ईस्वी में एक टी एक्ट पास किया। इस टी एक्ट के द्वारा उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे भारत से अमेरिका चाय भेजने का अधिकार दे दिया और उस पर नाम मात्र का कर लगाया।
अमेरिका के निवासियों ने इसका घोर विरोध किया तथा इंग्लैंड के कुछ जहाज़ों में उन्होंने आग लगा दी। नतीजा अंग्रेज़ सरकार का रुष्ट होना तय था, तो इससे अंग्रेज़ी सरकार बहुत रुष्ट हो गई और अब जो है उन अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में युद्ध अवश्यंभावी हो गया, उसको टालना अब संभव नहीं था। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में न जा करके युद्धों के बारे में, युद्ध में क्या क्या घटनाएं हुई, किस तरह से युद्ध हुआ, तो ये सारी घटनाएं आप अपनी पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। हम यहाँ केवल यही संदर्भ देना चाहेंगे कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो युद्ध प्रारंभ हो गया और 4 वर्ष बाद 19 नवंबर 1781 ईस्वी को यॉर्क टाउन में ब्रिटिश सेनाओं के आत्मसमर्पण के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया और अब अमेरिकी देशभक्तों के सपनों को युद्ध समाप्त होने के बाद महसूस किया गया। अमेरिका वासियों ने संघर्ष किया और स्वतंत्रता प्राप्त की। तो इस तरह से अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो अमेरिका वासियों के साहस का, उनके शौर्य का और उनकी उत्कट अभिलाषा का प्रतीक है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और उसमें विजय प्राप्त की। एक बहुत बड़ी ताकत के विरुद्ध उन्होंने विजय प्राप्त की, जो कि जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसका राज्य पूरी दुनिया में है। कहा जाता था कि महारानी विक्टोरिया के राज्य में सूर्यास्त होता ही नहीं है। आधुनिक शोधों से कुछ नए तथ्य इस क्रांति के कारणों के विषय में सामने आए हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बर्नार्ड बेल्यू के नेतृत्व में कुछ इतिहासकारों ने उस समय क्रांति के समय जो भी साहित्य उपलब्ध था, वो चाहे समाचार पत्र थे, चाहे पैम्फलेट थे, चाहे पुस्तकें थी, चाहे जो भी चीज़ें थी, उनका बड़ी सावधानी से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि अमेरिकी क्रांति जॉर्ज तृतीय के उस षड्यंत्र के विरुद्ध अमेरिकी प्रतिक्रिया थी जिसके द्वारा वह अटलांटिक सागर के दोनों ओर अपनी प्रजाओं के नागरिक अधिकारों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जॉर्ज तृतीय जो था वो उसकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा जो थी वो इंग्लैंड के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। कुछ अन्य इतिहासकारों ने उपनिवेशवासियों के व्यवहार को मद्देनजर रखते हुए इसे वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी है। खास करके जो वामपंथी इतिहासकार हैं वो हर जगह वर्ग संघर्ष को ही क्रांतियों का कारण मानते हैं। उनका यह कहना है कि निम्न वर्गों द्वारा अभिजात वर्ग के विरुद्ध विद्रोह किया गया और जिसके कारण अमेरिका की क्रांति हुई। हालांकि इस मत को बहुत कम लोग स्वीकार करने को तैयार हैं। अभी भी इतने सदियां बीत जाने के बावजूद भी अभी नए नए मत आते रहते हैं, नए नए शोध हो रहे हैं इस विषय पर और इतिहासकार द्वारा अभी भी इन सिद्धांतों की पूर्ण यथार्थता को स्वीकार किया जाना है। किंतु इस बात से सभी इतिहासकार सहमत हैं कि यह ब्रिटिश तानाशाही और आर्थिक शोषण के विरुद्ध एक जन आंदोलन था जिसका प्रभाव इस पृथ्वी के सभी कोनों में महसूस किया गया, इस ग्रह के सभी कोनों में महसूस किया गया। मित्रों, इस क्रांति के परिणाम और महत्व पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि अमेरिका की क्रांति सभ्य मनुष्यों के बीच में हुई सबसे महान क्रांति थी। तो मित्रों, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। आधुनिक विश्व के इतिहास में अमेरिकी क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना है और इसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए।
संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ इस क्रांति के फलस्वरूप। इस युद्ध ने उपनिवेशों की जो पुरानी व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया और संसार के इतिहास में एक नए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का उदय हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। अमेरिका में एक स्वतंत्र और संप्रभु गणतंत्र की स्थापना हुई। यह फ्रांस की क्रांति के सिद्धांतों, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, तो यह स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के विचारों की साम्राज्यवाद के ऊपर बहुत बड़ी विजय थी, ऐसा मानना है इतिहासकारों का। नेतृत्व अब केवल अभिजात वर्ग का एकाधिकार नहीं रह गया था। इतिहासकार आर पामर का कहना है कि उपनिवेशिक विधानसभाओं में उदारवादी विधायकों की संख्या अमेरिका की क्रांति से पहले केवल 17% थी, 17%, जो कि क्रांति के उपरांत बढ़ करके 62% हो गई, यानी 62% हो गई। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। अमेरिकी क्रांति का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव जो देश के सामाजिक ढांचे पर पड़ा वह था दास प्रथा के विरुद्ध एक बड़े आंदोलन का प्रारंभ। दास प्रथा एक बहुत ही हेय और बहुत ही कुत्सित प्रथा थी, जो कि अफ्रीका के विभाजन के उपरांत प्रारंभ हुई थी। अफ्रीका से दासों को पकड़ पकड़ के यूरोप, अमेरिका वगैरह के देशों में लाया जाता था और उनको विभिन्न कामों में लगाया जाता था और दासों का ध्यान नहीं रखा जाता था। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। तो अमेरिकी क्रांति के उपरांत दास व्यवस्था के विरुद्ध एक बड़े आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि अमेरिका में गोरे काले का झगड़ा अभी हुआ था, प्रारंभ हुआ था। एक काले व्यक्ति की पुलिस द्वारा पिटाई के बाद वहाँ एक उग्र आंदोलन खड़ा हो गया था। तो अनेकों दास प्रथा विरोधी समितियों का गठन हुआ। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि इस सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त होने में एक शताब्दी का समय लग गया। आप अमेरिका के गृह युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे एक सिविल वार हुआ और उस सिविल वार में जो काले लोग थे, जो दास लोग थे, उनको ब्लैक्स भी कहा जाता था, वो अपनी लड़ाई में विजयी हुए और अंत में अब्राहम लिंकन वहाँ के राष्ट्रपति बने और उनके नेतृत्व में फिर दास प्रथा को समाप्त घोषित किया गया। लेकिन इस लड़ाई की जो शुरुआत थी वो अमेरिका की क्रांति के उपरांत ही प्रारंभ हो गई थी। अमेरिकी लोगों के सामाजिक धार्मिक जीवन पर भी इस क्रांति के दो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। पहली बात तो यह थी कि युद्ध के समाप्ति के समय रॉयलिस्टों की संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे बहुत कम दामों में बेच दिया गया, जो कि रॉयलिस्टों की आकांक्षाओं के ताबूत में ठोकी जाने वाली अंतिम कील थी। तो इस तरह से रॉयलिस्टों से छुटकारा पाने का जो प्रयास है वो किया गया। दूसरी बात यह थी कि धार्मिक क्षेत्र में भी संप्रदायों के मध्य धार्मिक सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। लेकिन एक बात गौर करने योग्य है कि एंग्लिकन चर्च सदैव ही बहुत कम समर्थन पा सका। उपनिवेशों के निवासी उदार थे और अधिकांश प्योरिटन धर्मावलंबी थे। तो अमेरिकी समाज नया था, सादा था, सरल था तथा नए विचारों से परिपूर्ण था। क्रांति के बाद धार्मिक स्तर एवं नैतिकता में कुछ गिरावट की शिकायतें भी देखने को मिलती हैं। कुछ इतिहासकारों ने इस बात के लिए शिकायत की है कि प्रायः प्रत्येक युद्ध के बाद जैसा कि होता है कि क्रांति के बाद
अमेरिका में भी देखा गया कि धार्मिक स्तर एवं नैतिकता में कुछ गिरावट आई, लेकिन समय के साथ ये बातें समाप्त हो गई। अमेरिकी क्रांति 1770 से 1789 ईस्वी तक होने वाली विश्व की अनेक क्रांतियों की पहली कड़ी थी। अभी जैसे मैंने कहा कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का विचार जो था वो फ्रांस की क्रांति में आया, लेकिन ये फ्रांस की क्रांति में आने से पहले ही अमेरिका में इसकी गूंज सुनाई दे रही थी। जो फ्रांस की क्रांति के जो सिद्धांत थे जो बहुत मशहूर हुए, फ्रांस की क्रांति होने के बाद ये सिद्धांत अधिक महसूस हुए, लेकिन अमेरिका की क्रांति के उपरांत हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और जो भ्रातृत्व का सिद्धांत जो था वो अमेरिका में इसकी गूंज बहुत गहराई से सुनाई दे रही थी। और अमेरिका ने फ्रांस के ऊपर भी प्रभाव छोड़ा। फ्रांस की क्रांति को अमेरिकी क्रांति से बहुत प्रेरणा मिली और वे निरंकुशता एवं आर्थिक संकट के विरुद्ध उठ खड़े हुए। फ्रांस की जो जनता थी उन्होंने अमेरिका की क्रांति से प्रेरणा लेते हुए, अमेरिका की क्रांति उससे कुछ वर्षों पहले ही हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, अमेरिका की क्रांति 1770 में हुई थी। तो अगले 2 दशक में लगभग फ्रांस के लोगों ने भी इससे प्रेरणा ग्रहण करके अगले 2 दशकों में जो अमेरिका का जो विकास हुआ, संवैधानिक विकास हुआ, जिस तरह से वहाँ के लोग उन्नति कर रहे थे, इन सब चीज़ों को देखते हुए फ्रांस ने भी उनसे प्रेरणा ली और उन्होंने निरंकुशता को उखाड़ फेंका। जॉर्ज लेफेबोर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि अमेरिकी क्रांति इंग्लिश क्रांति के अधिक निकट थी बजाय फ्रांसीसी क्रांति के। उनके अनुसार अमेरिकी क्रांति मुख्यतया स्वतंत्रता से संबंधित थी, जबकि समानता फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य था। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश इतिहासकारों और अमेरिकी इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। यह मत अमेरिकी इतिहासकारों को मान्य नहीं है। आर पामर ने लेफेबोर के मत का खंडन किया हुआ है और उनका यह कहना है कि लेफेबोर ने अमेरिकी क्रांति के महत्व को बहुत कम करके आंका है एवं अमेरिकी घोषणा के उदाहरणों का जिक्र करते हुए वे कहते हैं कि केवल स्वतंत्रता ही नहीं, समानता भी क्रांति का लक्ष्य था। मित्रों, अमेरिकी क्रांति ने यूरोप और लैटिन अमेरिका के देशों को रास्ता दिखाया, उन्हें यह समझाया कि वे किस प्रकार साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से साम्राज्यवाद से छुटकारा पा सकते हैं। अमेरिका ने राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किया और यह दिखला दिया कि राष्ट्रीयता का प्रचार हो जाने पर किसी भी साम्राज्यवादी देश को उपनिवेशों को अपने अधीन रखना संभव नहीं है, असंभव है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्राज्यवाद को पहला धक्का दिया, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। भारत जैसे देशों ने भी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा ग्रहण की और यहाँ भी हम ये देखते हैं कि अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई थी। आगे चल कर के जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसने भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई और बहुत सारे सिद्धांत अपने जो है वो संविधान के उन्होंने अमेरिका से ग्रहण किए। अमेरिका ने एक नई शासन प्रणाली अपनाई जिसे गणतंत्र कहा गया। यह सबसे पहला देश था, सर्वप्रथम देश था जिसने लिखित संविधान एवं संघीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना भी सबसे पहले अमेरिका में ही हुई। यद्यपि अमेरिकी गणतंत्र सही मायने में प्रजातांत्रिक नहीं था, किंतु प्रजातंत्र की ओर प्रगति आरंभ हो चुकी थी।
एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र की ओर कदम बढ़ाना उसने प्रारंभ कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्रता ने या संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता ने विद्रोह के कार्यों की एक भूमिका का निर्माण कर दिया था। इसने मनुष्यों को लड़ते हुए और खतरों का सामना करते हुए एवं अपने उद्देश्य के लिए प्राणों की बाजी लगाते हुए प्रदर्शित किया और पूरी दुनिया ने, संपूर्ण संसार ने इससे प्रेरणा ग्रहण की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत यह दिखला दिया कि किस प्रकार से प्रगति की जाती है, किस प्रकार से अपने देश को ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकता है। आज के समय में वह एक महाशक्ति है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। तो इसके लिए अमेरिका के निवासियों की, वहाँ के लोगों की प्रशंसा करनी होगी, उनके धैर्य की, उनके साहस की, उनके लड़ने की क्षमता की, उनके द्वारा जो विरोध किया गया शोषण के विरुद्ध उनके अंदर जो विरोध की भावना थी, तो इन सब का सम्मान किया जाना चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद है कि आज की यह परिचर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, इस पर कमेंट भी करें और साथ ही साथ आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे जो नई वीडियोस आएंगी वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए, उसकी सूचना आपको आसानी से मिलती रहे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुभ रात्रि।